देखो भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा आंदोलन। सबसे बड़ा आंदोलन भी यही है और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन भी यही है, बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन। देखो भाई, बिजौलिया वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा। प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम है इसका विजयावल्ली। वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। प्राचीन नाम है बिजौलिया क्या? विजयावल्ली। तो बिजौलिया में एक स्थान है जिसका नाम है ऊपरमाल। कौन सा स्थान है बिजौलिया के अंदर? ऊपरमाल। जो किसान आंदोलन होगा वो कहाँ पर चलेगा? ऊपरमाल। बिजौलिया शिलालेख में ऊपरमाल को उत्तमाद्रि कहा है। क्या बोला है इसको? तो बिजौलिया शिलालेख में ऊपरमाल को उत्तमाद्रि कहा गया है। एक होता है उत्तमाद्रि, एक होता है उत्तर तोताद्रि। तो उत्तर तोताद्रि किसे कहते हैं? ये है उत्तमाद्रि और एक शब्द आता है उत्तर तोताद्रि। मंकी वैली सुना है? गाला ऋषि तपस्या स्थली सुना है? उसको क्या बोलते हैं? उत्तमाद्रि, सॉरी उत्ते तोताद्रि। और उसको क्या बोलते हैं? उत्ते माद्रि। तो बिजौलिया शिलालेख में ऊपरमाल किस नाम से जानता है? अगर हम बिजौलिया की बात करें तो बिजौलिया क्षेत्र जो है यह है बिजौलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित है। तो बिजौलिया क्षेत्र कहाँ पर है? सॉरी ऊपरमाल। तो बिजौलिया और भैंसरोड के मध्य स्थित है। ऐसा कहते हैं कि बिजौलिया का जो सबसे समृद्ध ठिकाना जिसको बोलते थे वो कौन सा था? ऊपरमाल। बिजौलिया सबसे समृद्ध ठिकाना कौन सा था? ऊपरमाल। इसके उमराव क्या कहलाते? देखो, ऊपरमाल बिजौलिया ठिकाने का सबसे समृद्ध जागीर थी। कैसी थी? ऊपरमाल बिजौलिया ठिकाने की सबसे समृद्ध जागीर थी। इसके जो शासक थे उमराव थे उसको क्या कहते थे? राव। तो इसके उमराव को राव कहा जाता था। उमराव का कहलाता था इसका राव। इसका उमराव राव कहा जाता था। यहाँ पर कौन सी जाति रहती थी? तो यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान रहते थे। कौन सी जाति के? धाकड़। तो यहाँ पर कई जगह धाकड़ जाट लिखा आता है। यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे। देखो भाई, वर्तमान में भीलवाड़ा, प्राचीन नाम विजयावल्ली, इसका बिजौलिया का। बिजौलिया शिलालेख में ऊपरमाल को उत्तमाद्रि कहा गया है। ऊपरमाल पड़ता कहाँ पर है? बिजौलिया भैंसरोड के मध्य स्थित है। ऊपरमाल बिजौलिया ठिकाने की सबसे समृद्ध जागीर थी। इसके उमराव को राव कहा जाता था और यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान क्या करते थे? निवास करते थे। अब बात आती है कि बिजौलिया में व्यक्ति का नाम आता है अशोक परमार। अशोक जो परमार था वो ऊपरमाल का क्या था? ठिकानेदार था। और इसको ये जागीर प्रदान की थी राणा सांगा ने। 1527 के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। तो राणा सांगा ने खुश होकर उसको कौन सी जागीर प्रदान कर दी थी? ऊपरमाल को। अब बात आती है अशोक परमार निवासी कहाँ का था? तो ये जगनेर का था। जगनेर पहले भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में था और वर्तमान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो जगनेर का निवासी था ये कौन? अशोक परमार। तो अशोक परमार को राणा सांगा ने 1527 के युद्ध में जीत या अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से कौन सी जागीर प्रदान की थी? ऊपरमाल।
अब बात आती है ऊपर माल में जो गाँव की संख्या थी वो कितनी थी? 83। 83 गाँव थे और यहाँ पर 84 प्रकार के क्या थे, यहाँ पर टैक्स लगाए जाते थे। देखो भाई, पंद्रह सौ सत्ताईस के युद्ध में राणा सांगा द्वारा ऊपरमाल जागीर अशोक परमार को प्रदान की। अशोक परमार जगनेर, वर्तमान में जगनेर स्थान कहाँ पर है? यूपी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जगनेर, उत्तर प्रदेश के। ऊपरमाल 83 गांव का समूह था। 83 गांव का समूह था जिसमें 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो 83 गांव का समूह था ऊपरमाल और टैक्स कितने थे यहाँ पर? 84 प्रकार के। ऐसा कहते हैं कि 1894 तक सब सही चल रहा था। यहाँ का ठिकानेदार था 1894 तक गोविंद दास। जैसे ही गोविंद दास की मृत्यु होती है तो गोविंद दास का बेटा क्या नाम है? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह गद्दी पर बैठ जाता है और कृष्ण सिंह गद्दी पर बैठते ही यहाँ पर समस्या आना प्रारंभ हो जाती है। तो 1894 में 1894 में यहाँ के ठिकानेदार कौन था? मृत्यु होने पर किशन सिंह नया ठिकानेदार बना। तो 1894 में कौन था व्यक्ति? गोविंद दास। गोविंद दास के बाद में कौन सा बनता है? कृष्ण सिंह। कब बनता है? 1894। कृष्ण सिंह आते ही एक नई व्यवस्था लागू कर देता है और नई व्यवस्था क्या थी कि जो किसान थे उनको अपनी उपज का आधा हिस्सा किसको देना पड़ता था? ठिकानेदार को। और 84 प्रकार के टैक्स तो ये लोग वैसे भी दे रहे थे, जिसमें बेगार कर भी शामिल था। बेगार का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति घर पे खाली बैठा है, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। काम कर रहा है तो भी देना पड़ेगा, और घर पे बैठ गया कि ले भाई मैं तो कमा भी नहीं रहा हूँ, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो बेगार प्रथा पहले से चल रही थी, लेकिन कृष्ण सिंह क्या करता है, यहाँ पे आते ही उपज का आधा हिस्सा टैक्स के रूप में लेने लग जाता है। तो जब वो ऐसा करता है तो यहाँ पर जनता में असंतोष होने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो फसल की जो टैक्स की जो पद्धति थी वो कौन सी थी? लाता और कूता। तो यहाँ पर कौन सी पद्धति थी? फसल पर टैक्स की पद्धति कौन सी थी? लाता कूता। अब बात आती है लाता कूता क्या होता है। देखो, लाता कूता में दो प्रकार से टैक्स लगता है, एक तो फसल निकालने के बाद में और एक खड़ी फसल पर। तो एक तो खड़ी फसल को देख करके हाँ भाई तेरे को इतना टैक्स देना है, और एक होता है कि फसल घर पे आ गई फिर उसके बाद उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो यहाँ पर दोनों पद्धति प्रचलित थी, लाता और कूता। जब यहाँ पर लाता कूता आधा टैक्स लेने लग गए, यहाँ पर टैक्सों की मात्रा बढ़ने लग गई, तो 1897 में 1897 में यहाँ के किसानों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। जहाँ किसानों ने आंदोलन चल ही रहा था धीरे धीरे, लेकिन 1903 में यहाँ पर एक नया टैक्स बढ़ जाता है जिसका नाम क्या है? चवरी कर। चवरी कर क्या होती थी कि किसी व्यक्ति को अपनी पुत्री की शादी में 5 रुपये किसको देने पड़ते थे? ठिकानेदार को। मतलब बेटी की शादी कर रहा है, उसके बावजूद टैक्स के रूप में कितने रुपये देने पड़ते थे उसको? 5 रुपये। तो इसको क्या बोला गया? चवरी कर बोला गया। तो 1897 में ऊपर माल के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया
आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 1903 में कृष्ण सिंह द्वारा, कृष्ण सिंह या किशन सिंह एक ही व्यक्ति है, ठीक है, कृष्ण सिंह द्वारा पुत्री के विवाह पर चवरी कर लगा दिया गया। इस कर के तहत प्रत्येक किसान को अपनी पुत्री के विवाह में 5 रुपये ठिकानेदार को देने होते थे। तो कौन सा टैक्स लगा दिया इसने? चवरी कर। जब इसने चवरी कर लगाया तो किसानों ने इसका विरोध किया, तो ऐसा कहते हैं कि चवरी कर को वापस ले लिया गया, इसको कैंसिल कर दिया चवरी कर को। इसके बाद में 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसका बेटा गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह कहाँ का निवासी था? धौलपुर का। उन्नीस सौ छः में किशन सिंह की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठा। कौन गद्दी पर बैठा? पृथ्वी सिंह। 1906 में इसने आती कौन सा टैक्स लगाया? इसके द्वारा एक नया टैक्स तलवार बधाई लगाया। जब कोई नया ठिकानेदार गद्दी पर बैठता है तो उसको मेवाड़ के महाराणा के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे गद्दी पर बैठते टाइम, और ये पैसा देता था कौन? ठिकानेदार देता था। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। पृथ्वी सिंह ने क्या किया? जो तलवार बधाई का जो टैक्स था वो किससे वसूल कर लिया? किसानों से वसूल कर लिया। जब ये सारी घटना घट गई तो व्यक्ति है जिसका नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, एक नाम आता है ब्रह्मदेव और एक नाम आता है फतेहकरण चारण। ये तीनों क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि साधु सीताराम दास से जो पुस्तकालय में नौकरी करते थे तो नौकरी भी इनसे छीन ली गई, और साधु सीताराम दास एक नया संगठन बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं मित्र मंडली। ठीक है। ऊपरमाल में साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहलाल चारण, सॉरी फतेहलाल फतेहकरण चारण के द्वारा विरोध किया गया तथा सीताराम दास के द्वारा मित्र मंडली नामक संगठन की स्थापना की। जहाँ तक घटना हो गई, एक बार वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं कि बड़ा आंदोलन है, 2-3 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा अपने को। शुरुआत होती है बिजोलिया। बिजोलिया वर्तमान कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया में एक जागीर जिसका नाम है ऊपरमाल, जिसको बिजोलिया शिलालेख में क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? बिजोलिया शिलालेख में ऊपरमाल को किस नाम से जाना गया था? उत्तमाद्रि। उत्तमाद्रि कहा गया। अगर बात करें ऊपरमाल की तो ऊपरमाल वर्तमान में एक तो बिजोलिया, दूसरा बैंसरोडगढ़।
इन दोनों के बीच में स्थित एक जागीर है जिसमें 83 गाँव हैं और यहाँ पर कितने प्रकार के टैक्स थे? 84। बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे वो कौन थे? अशोक परमार थे। ऐसा कहते हैं ऊपरमाल की जो नींव रखी थी किसने रखी थी? अशोक परमार ने। क्योंकि अशोक परमार को 1527 के युद्ध में राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। 1527 में बयाना का युद्ध, क्योंकि खानवा के युद्ध में तो राणा सांगा खुद ही चले गए थे, तो बयाना के युद्ध में इन्होंने वीरता दिखाई थी। और एक कांके निवासी थे अशोक परमार, जगनेर के, और जगनेर पहले कहाँ था? भरतपुर के अंदर था, वर्तमान में कहाँ पर गया है? उत्तर प्रदेश में। इसका बिजोलिया का पुराना नाम था विजयवल्ली। यहाँ पर 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। 1894 में राजा गोविंददास की मृत्यु हो जाती है, तो ठिकानेदार गोविंददास की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद उनका पुत्र किशन सिंह गद्दी पर बैठता है, और किशन सिंह गद्दी पर बैठते ही 1897 में किशन सिंह के खिलाफ क्या होने लग जाते हैं? यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ होने लग जाते हैं। क्योंकि किशन सिंह ने लाता कूटा पद्धति के तहत में, और दूसरा आधा अनाज किस रूप में लेता था? टैक्स के रूप में, जिस वजह से यहाँ विरोध प्रदर्शन होते हैं। 1903 में किशन सिंह ने नया कर लगाता है जिसका नाम है चवरी कर। 1906 में किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसका पुत्र पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठता है, और पृथ्वी सिंह नया टैक्स लगाता है जिसका नाम है तलवार बधाई। इसके बाद में तलवार बधाई कर और इतने सारे करों के विरोध में साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहगढ़ चारण के द्वारा विद्रोह किया जाता है, विरोध किया जाता है। और इसके बाद सीताराम दास के द्वारा यहाँ पर यह संगठन स्थापित किया जाता है जिसका नाम है मित्र मंडली। और इस मित्र मंडली संगठन का जो कार्य था वो था कि बिजोलिया के जो किसान थे उन किसानों के अंदर जन जागृति की भावना पैदा करना। अब बात आती है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसका जनक कौन है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे मानते हैं? साधु सीताराम दास। अब कहें तो कि साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? तो 1913 में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम बिजोलिया आंदोलन से उन्नीस में जुड़े। तो कब जुड़ते हैं वो? इससे 1913 में। इसके बाद में 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है, और उसका अवयस्क पुत्र क्या नाम था? केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह गद्दी पर बैठता है। केसरी सिंह गद्दी पर बैठता अवयस्क था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट ऑफ वार्ड्स की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पर किसकी नियुक्ति की गई थी? कोर्ट ऑफ वार्ड्स। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ कोर्ट ऑफ वार्ड्स की नियुक्ति की। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। एक था अमर सिंह राणावत और दूसरा व्यक्ति है डूंगर सिंह भाटी। तो एक कौन है? साथ ही अमर सिंह राणावत व डूंगर सिंह भाटी की नियुक्ति की गई। कोर्ट ऑफ वार्ड्स उठाया, और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत में दो व्यक्तियों को संरक्षक बनाया गया। किसका? केसरी सिंह का। ये दो व्यक्ति कौन थे? अमर सिंह राणावत था और दूसरा था डूंगर सिंह भाटी। जब ये सब घटनाएं हो गई तो 1916 में साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की जिसका नाम था किसान पंच बोर्ड।
तो 1916 में सीताराम दास द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड अलग है, ये किसान पंच बोर्ड है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना क्या हुआ? किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। जब किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर दी, लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं था, तो साधु सीताराम दास के द्वारा, एक व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम है विजय सिंह पथिक। तो साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि आप हमारे आंदोलन से जुड़िए। तो साधु सीताराम दास के साथ में ही एक व्यक्ति था जिसने इसके लिए विजय सिंह पथिक को बनाया था, उनका नाम था रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस के कहने पर 1916 में इस आंदोलन से कौन जुड़ गए थे? विजय सिंह पथिक। अगर विजय सिंह की पथिक का बात करें तो उनका मूल नाम क्या था? इनका भूप सिंह। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बुलंदशहर, और बुलंदशहर में गांव आता है जिसका नाम है गुठावली। क्या नाम है? गुठावली। उन्नीस सौ 16 में साधु सीताराम और रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक का ये मूल नाम कई बार पूछा गया है। मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। क्या नाम था? भूप सिंह गुर्जर। अगर बात करें जन्म की, तो जन्म का हुआ था इनका 24 मार्च 1873। 24 मार्च 1873 उनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मोठावली गांव में किसका जन्म होता है? विजय सिंह पथिक का। अगर कहें कि भारत में किसान आंदोलन का जनक, तो किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। भारत में किसान आंदोलन का जनक, भारत में किसान आंदोलन का जनक कौन था? विजय सिंह पथिक। तो ऐसा अचानक से क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन में आना पड़ा? ऐसा कहते हैं कि गोपाल सिंह खरावा और विजय सिंह पथिक ने एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी, लेकिन अंग्रेजों को इसका पता चल गया। तो विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरावा को टोडगढ़ जेल में रखा गया था। तो वहाँ से विजय सिंह पथिक भागकर, टोडगढ़ जेल से भागकर के आ जाते हैं। और वहाँ से जब वो भाग कर के आए थे तो वो इस आंदोलन से जुड़ गई। उस आंदोलन किस नाम से जुड़े थे? वो विजय सिंह पथिक के नाम से। क्या हो गया? क्यों? इसके बाद जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े तो उन्होंने 1917 में एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाने से पहले उन्होंने एक छोटा संगठन बनाया था जिसका नाम था विद्या प्रचारणी। विद्या प्रचारणी को बनाने के बाद में वो बनाते हैं कौन सा? 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाते हैं, जिसका अध्यक्ष इसको बनाया गया था मन्ना पटेल को। देखो 1917 में भीलवाड़ा के
बैरीसाल का वास, ये गांव का नाम है। 1917 में भीलवाड़ा के बैरीसाल का वास गांव में पथिक द्वारा ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन की, क्योंकि हरियाली अमावस्या के दिन की, तथा इसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। मन्ना पटेल को बनाया गया। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई छोटा सा राजनीतिक संगठन बनाते हैं, इसलिए उन्होंने क्या बनाया था, ऊपरमाल पंच बोर्ड। इसकी स्थापना 1917 में होती है, हरियाली अमावस्या के दिन होती है। कहाँ पर होती है, बैरीसाल का वास का एक गांव है जहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है संगठन की, और इसका अध्यक्ष या सरपंच बनाया था मन्ना पटेल को। इससे पहले उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था, विद्या प्रचारणी सभा। इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, जागरूक करना। और आपको पता है, आपने नाम सुना होगा, माणिक्यलाल वर्मा का एक गीत है जिसका नाम है पंछीड़ा। पंछीड़ा जो गीत का जो निर्माण हुआ था वो उसी टाइम पर हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन में ही पंछीड़ा गीत लिखा गया था। और लेकिन इसी समय माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा, जो कि इस आंदोलन सर्वाधिक गाया जाता था। पंछीड़ा गीत लिखा। तो पंछीड़ा जो गीत है वो किस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी, बिजोलिया किसान आंदोलन की। इसके बाद जब ये संगठन अपनी गतिविधियां चला ही रहे थे तो इनको महात्मा गांधी का बुलावा आता है सन 1919 में। तो अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, एक व्यक्ति है केसरी सिंह भारत, राम नारायण चौधरी आदि व्यक्ति द्वारा 1919 में महात्मा गांधी के कहने पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बड़दा, तो बड़दा कहाँ पर है, महाराष्ट्र से करते। महात्मा गांधी से उन्होंने परामर्श किया तो गांधी ने कहा कि भाई आप एक काम करो, एक संस्था बनाओ राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि आंदोलन 1870 में चलता हुआ आ रहा है, 1919 हो गया, अब तक आंदोलन खत्म ही नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी भारत में थे तभी से आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी भारत भी आ गए हैं अब। तो 1919 में बड़दा महाराष्ट्र राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्यालय 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। हेलो,
तो अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पटेल, केसरी सिंह बारड, रामनाथ चौधरी आदि के द्वारा 1919 में महात्मा गांधी के कहने पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है बड़ौदा, महाराष्ट्र में। इसके बाद 1920 में इसका मुख्यालय बदल कर दिया जाता है अजमेर में। इसके बाद एक घटना घटती है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1919 में अमृतसर में। जब अमृतसर में अधिवेशन होता है तो बाल गंगाधर तिलक और भी कोई कांग्रेस के लोग थे, वो एक गांधी जी से कहते हैं कि क्यों ना गांधी जी, हमको राजस्थान सेवा संघ या राजस्थान की जो रियासतें हैं और वहाँ पर जो आंदोलन चल रहे हैं उनमें क्यों ना कांग्रेस को भाग लेना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी क्या कर देते हैं, और महात्मा गांधी के साथ एक व्यक्ति और होते हैं मदन मोहन मालवीय, वो दोनों इसके लिए मना कर देते हैं कि भाई हमको देश की आज़ादी पर ध्यान देना है, रियासतों के मामले में अपने को नहीं फंसना है। तो वहाँ से मना कर देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी अपने सचिव था इनका महादेव देसाई को साढ़े 11 बजे से मतलब टुकड़ा बैठा। भाई साहब एक बार आप ही बता दीजिए कर रहे काम बैठे, जब भी आप आओगे इसको आओ, कभी तो मिलेगी भाई साहब, 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में, जब भी आपको मिले एक बार खिलाओ। हाँ वो तो मैं कर लूँगा, कई बार आप भी तो देखो। ठीक है भाई साहब, मैं तो देखो भाई, पंचड़ा गीत हो गया। इसके बाद 1919 में सम्मेलन होता है कांग्रेस का, जिसमें देशी रियासतों के बारे में सोचने के बारे में या इनके आंदोलन भाग लेने की बात करते हैं, जिसको महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय साफ मना कर देते हैं कि हमको देशी रियासतों के अंदरूनी मसले में ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद महात्मा गांधी 1920 में ही अपना एक उनका निजी सचिव है जिसका नाम है महादेव देसाई को इस आंदोलन की जाँच करने या इसकी जानकारी लेने के लिए भेजते हैं। इसके बाद 1919 में इस आंदोलन की जांच करने के लिए एक आयोग बनता है जिसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है, तो आयोग जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा आयोग किस आंदोलन बनाए, तो इसमें कौन सा बनता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। देखो भाई 1920 में 1919 में इस आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की जाती है। इसी समय गांधी जी के सचिव महादेव देसाई भी ऊपरमाल का दौरा करते हैं। कैसा करते हैं, ऊपरमाल का दौरा करते हैं। जब ये सब घटना घट रही है उसके बाद में 1922 में राजस्थान का एजी था कौन, हॉलैंड। कौन था, हॉलैंड। तो हॉलैंड और किसानों के मध्य समझौता होता है। ठीक है, तो 1922 में एजीजी के सहयोग से हॉलैंड के सहयोग से किसानों और ठिकानेदार के मध्य समझौता किया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद यह असफल हो जाता है।
1922 में हॉलैंड क्या करवाता है, समझौता करवाता है। और इस समझौते के तहत 84 में से 35 जो टैक्स है वो माफ़ कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही समझौता क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, असफल हो जाता है, क्योंकि ठिकानेदार मानता ही नहीं है। वो वापस कहता है कि मैं तो 84 टैक्स लगाऊंगा। तो इसके बाद ये आंदोलन पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो इसके तहत क्या हुआ था, 84 में से 35 कर हटा दिए गए। कितने टैक्स हटा दिए थे, 84 में से 35। इसके बाद में 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं क्योंकि 1927 में 1930 में विजय सिंह पथिक की शादी होती है जानकी देवी से। और जब ये बेंगू किसान आंदोलन में भाग लेते हैं विजय सिंह पथिक, तो वहाँ पर इनको 5 साल की जेल हो जाती है। तो 1927 में जेल से बाहर निकल के जैसे ही आते हैं तो अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लेते हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा को सौंप देते हैं। आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंपते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को सौंप देते हैं। यानी विजय सिंह पथिक के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के निर्देशन में राजस्व विभाग का एक अधिकारी था जिसका नाम था मोहन सिंह। क्या था, मोहन सिंह। तो मोहन सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता होता है और आंदोलन क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। निर्देशन में मोहन सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा के मध्य समझौता होता है और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। कब समाप्त होता है, 1941। मतलब ये आंदोलन कितने साल चला है, 44 साल चला है। तो भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, सबसे अहिंसक किसान आंदोलन, तो भारत का सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन सबसे बड़ा कितने साल चला है, 44 वर्ष। कौन सा है, बिजौलिया किसान आंदोलन। तो भारत का सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन कौन था, अच्छा इस आंदोलन की जो खबर छपी थी वो किस अखबार में छपी थी, गणेश शंकर विद्यार्थी एक अखबार निकालती थी जिसका नाम था प्रताप। और प्रताप कहाँ से संपादित होता था, कानपुर से। देख लेना, इस आंदोलन से संबंधित अखबार ऐसे लिख लेना, संबंधित समाचार पत्र कौन सा है, प्रताप। कहाँ से निकलता है, कानपुर से। निकालने वाला कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन निकालता है इस अखबार को, गणेश शंकर विद्यार्थी निकालता है। अच्छा इस आंदोलन का संदेश वाक्य किसको कहते हैं, तुलसी भील को। तुलसी भील ने गांव-गांव जाकर के इस आंदोलन का संदेश पहुंचाया था, इसका प्रचार किया था। तो लिखना चाहो तो लिख देना, संदेश वाहक कौन था, तुलसी भील। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, महादेव देसाई दौरा करते हैं इसका। ये जी हॉलैंड के सहयोग से क्या होता है, समझौता होता है। 84 में से 35 टैक्स माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में ये क्या होता है, समझौता असफल हो जाता है। इसके बाद में 27 में विजय सिंह पथिक इससे अलग हो जाते हैं। विजय सिंह पथिक के अलग होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा कमान सौंप देते हैं। इसके बाद में 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के निर्देशन में राजस्व विभाग का व्यक्ति होता है जिसका नाम है मोहन सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा, या कह सकता हूँ राजस्थान सेवा संघ के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा एवं अहिंसक किसान आंदोलन था जो कितने साल चला था, 44 साल।
इस आंदोलन संबंध समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप, जो कहाँ से निकलता था? कानपुर से। और निकालने वाला व्यक्ति कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। और इस आंदोलन का संदेश वाक्य से माना जाता है तो तुलसी बेल को। ठीक है भाई। एक